नमस्कार दोस्तों, बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10 दिसंबर 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें हम लोग मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को भी लेंगे और मुख्य परीक्षा कैसे प्रश्न के उत्तर दिया जाए उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एक करके चर्चा करते हैं। आज की जो पहली खबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैबिनेट गिव्स नोट फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। यानी कैबिनेट ने वाईफाई नेटवर्क के लिए मंजूरी दे दी है। तो अब इसमें देखिए, हमने दो तीन पॉइंट लिखे हैं। जैसे ये पीडीओ है, इस सेवा का नाम क्या है। फिर ये सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, फिर इसमें क्या है कि इनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा जो लोग इससे जुड़ेंगे। फिर इससे लाभ क्या होगा, इसमें जो ऐप प्रदाता जो कार्य करेंगे उसका क्या कार्य होगा। यानी कह सकते हैं कि पीडीओ और ऐप प्रदाता इनके क्या कार्य होंगे और साथ साथ इनको क्या सरकार इनको सहायता करेगी, इनकी चर्चा करेंगे। और साथ में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी कल ही यानी बुधवार को दूरसंचार विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस, जिसे क्या कहेंगे, पीडीओ, यानी दूरसंचार विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस पीडीओ के जरिए, अब देखिए पीडीओ के जरिए क्या करना है कि सार्वजनिक रूप से, यानी अब सभी के लिए वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के लिए इनको मंजूरी दे दी है। तो इस सेवा को क्या नाम दिया जा रहा है, पीएम वाणी। यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, इस नाम से यह जाना जाएगा। और एक आधिकारिक बयान के तहत इसमें जैसे कि महत्वपूर्ण यह है कि सार्वजनिक दूर संचार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से, सार्वजनिक दूर संचार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये बात महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखेंगे। और इससे देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का क्या होगा, बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी। और इससे क्या होगा, यानी अब इससे लाभ होगा कि इसे अब देख रहे हैं ना, इसमें रोजगार और आमदनी, लोगों का जीवन सुधर, मतलब कह सकते हैं गुणवत्ता युक्त जीवन होगा। रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया यह बन सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। तो पीडीओ केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाईफाई सेवा स्थलों को संस्थापित करने, रख रखाव करने और संचालित करने का कार्य करेंगे तथा उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे। तो पीडीओ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रख रखाव का भी काम करेंगे। तो यानी आप देख सकते हैं कि पीडीओ कितना महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का यहां पर रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और इसमें साथ साथ ऐप प्रदाता, जैसे जो लोग ऐप बनाते हैं, कोई भी चीज आज आवश्यकता की कोई भी चीज, हम कहते हैं कि आप मिल्क ही मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐप हैं, या कोई सामान आप मंगाना चाहते हैं तो उसको ऐप आप डाउनलोड करते हैं। आप डाउनलोड करके फिर उस ऐप के माध्यम से वह आपकी वह सहायता करता है, या आप वस्तुओं को मंगा लेते हैं, या आप जैसे कोई कोर्स ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस ऐप को भी खरीदना पड़ता है ना। तो इस तरह से जो ऐप प्रोवाइडर हैं, वहां यहां पर इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। तो ऐप प्रदाता जो है पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे और वाईफाई वाले जैसे हॉटस्पॉट इलाकों में पीएम वाणी की सेवा उपलब्धता का ये क्या करेंगे, पता लगाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह इसका पता लगाएंगे और यह इसको रख रखाव, इसको संचालित करने का काम करेंगे। स्थलों को यहाँ पर क्या क्या इसमें क्या आवश्यकताएं हैं, या यहाँ पर ब्रॉडबैंड सेवा पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो ये सब काम ऐप प्रदाता यानी ऐप प्रोवाइडर देखेंगे और इसकी जानकारी भी बताएंगे ताकि ग्राहक अपने मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सके। बहुत सारे ग्राहकों को अभी कैसे चलाया जाए ऐप यही नहीं पता होता है, जागरूकता का अभाव होता है। तो यह ऐप प्रोवाइडर इन सब समस्याओं को दूर करने का
कार्य करेंगे। तो समझ में आया इसका कार्य क्या है ऐप प्रदाता का। और इस तरह से सार्वजनिक यानी सभी लोग मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकेंगे। और दोस्तों जब उपयोग होगा तो इससे क्या लाभ मिलेगा? बहुत सारे लाभ इसके आप मतलब कह सकते हैं कि हमारा रहन सहन जीवन कह सकते हैं प्रणाली में काफी बदलाव आएगा। यानी आप देखते हैं कि जैसे कोई भी मोबाइल या कोई भी चीजें लॉन्च होती हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक यह बातें नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से अब हम किसी भी वस्तु को ग्रामीण क्षेत्र में आज देखिए चाहे वह फ्लिपकार्ट हो अमेजन हो यह गांव-गांव तक चीजों को पहुंचा रहे हैं मुहैया करा रहे हैं। तो अब सरकार इस पे खुद जो है इसके लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यह यहां पर कह सकते हैं कि पीडीओ और ऐप प्रदाताओं को यानी ऐप प्रोवाइडर को इसके लिए अपना कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। जब भाई इतना बड़ी सहायता सरकार की कर रही है सार्वजनिक लोगों की कर रही है तो सरकार का भी कुछ जिम्मेदारी होता है ना। तो इसके मुताबिक यह लोग सरल संचार वेबसाइट पर दूरसंचार विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा और यह आवेदन मात्र 7 दिन में ध्यान रखेंगे दोस्तों मात्र 7 दिन में के भीतर पंजीकरण हो जाएगा। तो सरकार यह व्यवस्था कारोबार के लिए कह सकते हैं कि सरकार की जो यह व्यवस्था है कारोबार के लिए बहुत ही सहज और अनुकूल हो जाएगी। खासकर ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 नामक महामारी जिसका कोई अंत अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इस समय तेज गति वाले ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की देश भर में बहुत सारे ग्राहकों को की मतलब कह सकते हैं काफी जरूरत है। और क्यों नहीं है, आज आप देखिए आप लोग खुद ही अगर ये न्यूज ही सुन रहे हैं, आप इंटरनेट आपका धीमा हो जाता है, आपका इंटरनेट कमजोर पड़ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है आप न्यूज नहीं सुन पाते हैं, आपका एक दिन का नुकसान हो जाता है। या आप कोई बीएचएलपी प्रोग्राम ही देख रहे हैं, यहां से भी कुछ तकनीकी खराबियां हो जाती हैं। तो ऐसे में कभी कभी आता नहीं कि नेटवर्क धीमा हो गया, आप ही लोग कहते हैं कि नेटवर्क धीमा हो गया। तो इन सब समस्याओं से निजात मिलेगी। दोस्तों चूंकि आप जान सकते हैं कि कोविड-19 नामक महामारी की वजह से हम ज्यादा बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ही, चूंकि सरकार की गाइडलाइन को भी हमें फॉलो करना है। ऐसे में यह व्यवस्था वाईफाई नेटवर्क की व्यवस्था काफी कह सकते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन करेगी हमारे दैनिक जीवन को। तो आज हमारे दैनिक जीवन को इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बहुत आवश्यकता हो गई है। इससे क्या होगा, अब ये व्यवस्था कायम हो जाएगी तो इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि छोटे मझोले कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए कुछ अधिक पैसा भी जमा हो सकेगा। अब दोस्तों ध्यान रखिए, अब देखिए कैसे एक लिंकअप करना है। अब ये पैसा इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश की जीडीपी में भी इसकी मदद मिलेगी, जो कि इस समय वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो हमारी जो जीडीपी है या हमारी अर्थव्यवस्था है सुसुप्तावस्था में चली गई है, कमजोर हो चुकी है। और कोई भारत की ही नहीं पूरी वैश्विक समस्या है, इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो ऐसे में यह काफी अच्छा अवसर लेके आया है वाईफाई नेटवर्क, जो कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे पैसा अब जीडीपी में मदद मिलेगी। सरकारी सेवा प्रदाताओं के जरिए सार्वजनिक रूप से ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सरकार ने कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया भी यहां पर जोड़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा में लिखने को आ जाए तो यानी कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया को प्रासंगिक बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। तो यह इस तरह से लिखेंगे मुख्य परीक्षा में तो काफी आसान हो जाएगा और इससे रोजगार आमदनी के अवसर पैदा होंगे। साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की कह सकते हैं, अभी देखिए सरकारी स्कूलों में बात चल रही है कि प्री प्राइमरी स्कूल हर जगह ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही है। ऐसे में आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सरकार की योजनाएं, कई राज्यों में ऐसी बात की गई थी कि एंड्रॉयड फोन भी देने की बात की जा रही है। क्योंकि अभी बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं वहां पर उनके पास मोबाइल फोन नहीं होता भी है तो वह बिना एंड्रॉयड फोन के ही कैसे उसमें ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। तो ऐसे में धीरे धीरे इसका विकास
विकास होगा, लोग फोन खरीदेंगे, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी। तो देख रहे हैं ना कि एक इस व्यवस्था से बहुत सारे नए द्वार खुलेंगे, नए अवसर खुलेंगे। तो देखिए दोस्तों कि कोविड 19 नामक इस महामारी से ढेर सारी अगर समस्याएं आई हैं तो अवसर भी आए हैं, तो ढेर सारे अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं और खासकर कह सकते हैं कि यह व्यवस्था हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जीवन में के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। अब इसी से संबंधित दोस्तों आपको एक प्रश्न देता हूं, इसको लिखिएगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि पीएम वाणी में देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बदलने की क्षमता है। तो चर्चा करें इसके बाद। अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा कि किसी भी उत्तर को लिखने के लिए सबसे पहला प्रथम भाग क्या है। देखिए इसके 3 भाग, कोई भी उत्तर लिखते हैं तो उसको 3 भाग में बांट लीजिए और सबसे पहले तो प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए। आप लोग क्या होता है जल्दी जल्दी में प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं। कभी कभी तो आप लोग प्रश्नों में आप देखिए कि कई बार कई शब्द छूट जाते हैं और हमेशा ध्यान रखिए कि प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद एक बार स्वमूल्यांकन जरूर करें, जरूर लिखें उस प्रश्न के उत्तर को, प्रश्न के उत्तर को देखें लिखने के बाद, तब आप लोग अपनी कॉपी को अपने परीक्षक के द्वारा चेक कराएं, तब आपको पता चलेगा कि आपका अंकों में कैसे आप वृद्धि कर रहे हैं। तो ये बहुत याद। तो प्रथम भाग में हम क्या बात करेंगे, इसकी भूमिका या प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देंगे। तो अब इंट्रोडक्शन क्या है कि डिजिटल कनेक्टिविटी में बदलने, यानी पीएम वाणी क्या है, यानी वाईफाई अब सार्वजनिक उपभोक्ता यानी सभी के लिए व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी। तो इसको करीब आप 30 शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करिए। फिर उसके बाद मध्य भाग, ये मध्य भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आप इसके बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन कार्य कर रहा है, ऐप प्रोवाइडर इसमें काम कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं, पीडीओ काम कर रहे हैं यानी पब्लिक डेटा ऑफिस, सार्वजनिक प्रदाता, इन सब के बारे में लिखिए। और साथ साथ यानी सरकार इनको कुछ मुहैया भी करा रही है, जैसे कि पंजीकरण 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। तो इन सब बातों को इसमें आपको डालना है इस बॉक्स में, यानी ये कम से कम आपका मान के चलिए कि 150 शब्दों का हो जाना चाहिए, क्योंकि 250 शब्दों की सीमा पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न आपके अनुकूल आ जाते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं और बहुत सारा लिख देते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। और फिर तीसरा पार्ट है निष्कर्ष, ये जरूर लिखें किसी भी उत्तर में कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, पीएम वाणी कह सकते हैं ऐसे आप उसमें निष्कर्ष में लिखें, इसको क्या कहा जा सकता है कि यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में यह विकसित हो जाएगी और हमारे जो रहन सहन, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में यह क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी। तो इस तरह से इस उत्तर को लिखिएगा, बहुत ही सुंदर उत्तर निकल करके आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है पेज नंबर 1 पे ही है, यह हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों। कैटल मीट रेसिड्यू फाउंड इन इंडस वैली वेसल्स। दोस्तों इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आते ही आपके जेहन में आ गया होगा प्राचीन भारत का इतिहास की। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पूरी चर्चा करेंगे। पहले खबर को सुन लेते हैं कि खबरों में क्या ऐसा है। तो दोस्तों खबरों में यही है कि राखीगढ़ी, फरमाना, मसूदपुर सहित कई साइटों में, यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की 7 साइटों में यह जो है बर्तनों में अवशेषित लिपिड अवशेषों का पहला अध्ययन आया है। इसमें ऐसा अध्ययन आया है कि उसमें मांसाहारी आहार नए शोध से संकेत मिलता है कि मिट्टी के बर्तनों के विश्लेषण से पशु उत्पादों जैसे कि सुअर, मवेशी, भैंस और बकरी के मांस के साथ साथ डेयरी उद्योग के बारे में भी, यानी डेयरी के बारे में भी पता चलता है। वैज्ञानिकों का कहना है, यानी पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि ग्रामीण और शहरी स्थलों में रहने वाले लोगों के आहार समान थे और इसमें उन्हें जलवायु परिवर्तन के कारण उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कठोरता के मुकाबले को सहन करने की, कह सकते हैं, उस समय अनुमति मिली थी। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं इंक्लूडिंग राखीगढ़ी, फरमाना, मसूदपुर। तो यह
काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें जैसे बात किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने चित्र भी दिया है, देख रहे हैं ना, इन अवशेषों के माध्यम से पता चल रहा है, इन बर्तनों के माध्यम से पता चल रहा है कि दूध होता था, डेयरी भी व्यवस्था थी, अनाज होता था। यहाँ पर देखिए कुछ राख दिख रही है, यानी खाना, यानी इन जीव जंतुओं को पकाया भी जाता था, मीट को बनाया भी जाता था। तो इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 7 सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर 4600 साल पुराने चीनी मिट्टी के बर्तनों में मवेशी और भैंस के मांस सहित पशु उत्पादों की उपस्थिति पाई गई है। दोस्तों इन बर्तनों से सोचिए, इस बार यह नई खोज है, तो लिपिड की खोज में प्राचीन बर्तनों यानी इन चित्रों के माध्यम से की गई है, जिसमें इनकी सघनता लंबे समय से प्राचीन सभ्यताओं के आहार का चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो अणुओं को लिपिड कहा जाता है, जो वसा और तेल बनाते हैं, कठोर होते हैं, निशान सहस्राब्दियों तक जीवित रह सकते हैं, जबकि अन्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन पता लगाने से परे होते हैं, यानी इसमें प्रोटीन नहीं आप पता कर सकते। हालांकि जांच चल रही है, तो वर्तमान में लिपिड की खोज यानी किससे, बर्तन के माध्यम से, इन बर्तनों के माध्यम से इस की खोज की गई है। ये ध्यान रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के और जो है हमारे बनारस यूनिवर्सिटी के जो पुरातत्ववेत्ता या वैज्ञानिक कह सकते हैं, इन लोगों ने इसमें खोजा है। हालांकि यहां पर बात आ रही है कि अब जैसे लिपिड अपेक्षाकृत कम होने का, अब वास्तव में संदर्भ में मिट्टी के बर्तनों को खोजा गया, इससे यह पता किया जा रहा है कि हाँ, इसमें हम ये कार्य करते थे। दक्षिण एशिया से प्राचीन मिट्टी के पात्र बहुत सीमित जांच देखी गई है। तो यानी अध्ययन में सिंधु सहित कई सिंधु साइटों के मिट्टी के बर्तनों में अवशोषित लिपिड अवशेषों की जांच करने वाला यह पहला कह सकते हैं शोध होगा, और वो भी राखी गढ़ी शहर। अभी मैं मानचित्र में इसको और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं, यानी सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। अब देखिए यहां पर जैसे ये फरमाना है, यहां पे राखी गढ़ी है, और भी जैसे हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान तक यह फैला हुआ है सिंधु सभ्यता, यानी 2350 से 1750 बीसी। ये याद रखना कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार है। तो इसमें जो आधुनिक समय के भारतीय प्राचीन सिंधु सभ्यता से कह सकते हैं, यानी प्राचीन मानव अवशेषों से अब तक के सबसे बड़े अध्ययन से पता चला है कि भारत के अधिकांश लोग आज की विशाल सिंधु घाटी सभ्यता के ही वंशज हैं। यानी डीएनए का विश्लेषण किया गया है, पिछली बार में भी कई ऐसी चीजों को लिया गया था। तो इसमें कह सकते हैं कि अब इस सभ्यता का चूंकि बाद में नुकसान हुआ, अभी इसमें काफी मतभेद है कि ये सभ्यता रही कैसे, कहाँ चली गई। हाँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे मैं चर्चा करूंगा। पहले इन खबरों को, मतलब यानी पहली बार बर्तनों से यह प्राप्त किया गया है। यानी दोस्तों यह अभी भी, यह 3000 साल पहले ये सभ्यता क्यों गायब हो गई, यह एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों का मानना है कि युद्ध, अकाल या यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ की वजह से यह समाप्त हो गया, यहाँ से लोग विस्थापित हो गए। अब जैसे देखिए कई सभ्यताएं देखिए, अभी जैसे तुर्की के किसान जो है माइग्रेट हो रहे हैं, या सीरिया में जैसे अब देखिए उसमें कई कारण हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानवीय कारण। जैसे मानवीय कारण से भी आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप लगातार परेशान कर रहे हैं, तो वहां से क्या होगा, पलायन कर जाएगा, अब वहां पर खाली हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हरसूद शहर है, वहां पर इंदिरा गांधी जो सागर पे जो नर्मदा सरोवर बांध बनाया जा रहा है, तो अब बांध बनाने से क्या हुआ कि पूरा गांव को वहां से विस्थापित कर दिया गया। अब विस्थापित कर दिया गया तो वहां की जो वस्तुएं वहां पर लोग रखे रहे होंगे, तो वो तो उसी में दब गई ना। अब पानी, मान लीजिए कि अभी डैम है, कल को वहां नहीं डैम रहेगा, तो फिर वहां से जो वस्तुएं निकलेंगी, पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब ढूंढेगा तो बोलेगा कि यहां भी कोई सभ्यता रही होगी। तो इन सब चीजों का यहां पर लगातार कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में यह व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर जैसे कि कृषि, पशुपालन, अर्थव्यवस्था, यानी हमारे यहाँ पे कहने का मतलब ही है, यानी सिंधु सभ्यता में व्यवस्था थी, तभी तो आज हमको पता चल रहा है कि वहाँ भैंस का मांस, गाय का मांस, डेयरी की बातें पता चल रही हैं उन बर्तनों के माध्यम से। तो यानी कहा जाए कि आज के मुकाबले सिंधु यानी प्रदेश पूर्व बहुत उपजाऊ था,
ईसा पूर्व सदी में कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पतियां बहुत थी, इसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। अब आज तो राजस्थान में कोई वर्षा, वहां तो थार डेजर्ट डेवलप हो गया है। इन्हीं सब कारणों से लोग बोलते हैं कि यहाँ से कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ, इस वजह से कुछ लोग बोलते हैं सूखा पड़ गया। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज भी पैदा करते थे। वो 2 किस्म के गेहूं भी पैदा करते थे। वनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा तिल, सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई थी। इसी के नाम पर यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी और गैंडे का भी ज्ञान था। पशुपालन करते थे, तभी तो इन बर्तनों से पता चल रहा है। तो यह लोग गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ते, मोर, हाथी, सुअर, बकरी, मुर्गियां भी पाला करते थे। और इन लोगों को घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोग तांगा यानी तांबा, खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता है, वे कह सकते हैं भारत से प्राप्त करते हैं। उद्योग धंधे, उस समय तो नगरीय व्यवस्था आप देख ही सकते हैं। तो इसमें यह महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इस बिंदु को डाला है। और यहाँ पर जैसे ये जो इसकी साइट्स हैं, जैसे कि कभी कभी आप लोगों की प्रीलिम परीक्षाओं में, साथ साथ मुख्य परीक्षा में तो आएगा ही, प्रीलिम परीक्षाओं में इसके जो नगर हैं इनको भी ध्यान रखिएगा। जैसे अब नगर की बात की जाए तो लोथल है, हाँ, भोगवा नदी के किनारे बसा। यहाँ पर क्या पाया गया था, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्या है, लोथल। अब लोथल में क्या पाया गया था, यहाँ पर गोदीबाड़ा पाया गया था। सुरकोतड़ा, यहां पर देखिए सुरकोतड़ा भी है। सुरकोतड़ा ये कहां पर, भारत के ही गुजरात में यह सुरकोतड़ा है। तो यहां घोड़े के दांत के अवशेष पाए गए थे। धौलावीरा, भगतराव, हाँ, यहां पर यानी दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक है, भगतराव गुजरात में है, याद रखिएगा दोस्तों। अब हरियाणा की साइड जैसे राखीगढ़ी, भिरणाना, बनावली, कुणाल, मिथातर, पंजाब में रोपड़, सिंघोल, महाराष्ट्र में दैमाबाद बताया ही, राजस्थान में कालीबंगा, यहां पर देख सकते हैं काली चूड़ियों के लिए जाना जाता है। इसी तरह से यहां पर जैसे चानूदड़ो, या देख रहे हैं ना चानूदड़ो, तो ये यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के समान सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं पाई गई। मोहनजोदड़ो, यह जो है ग्रेट बाथ, ग्रेट स्नानागार। सुतकांगेडोर, ये एकदम पश्चिमी भाग है, यानी जैसे अगर बात की जाए तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो यह क्या कह सकते हैं, यानी कि यह सिंधु सभ्यता का विस्तार यहाँ मांडा से लेकर के यहाँ भक्तरो दायमाबाद तक है दक्षिण में, और यहाँ आलमगीरपुर से लेकर के यहाँ सुतकांगे डोर तक है। बलूचिस्तान प्रांत तक भी इसका व्यवस्था मिलती है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहां पर देखिए मानचित्र, ये पूरा इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत कह सकते हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ, यह पुरानी दुनिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका विस्तार आप देख सकते हैं कहां से कहां तक है। उत्तर प्रदेश में यहाँ 7 स्थलों को, तो इसीलिए हमने ये मानचित्र देखा, इसके माध्यम से भी देखने का, आपके जिनका ऑप्शनल है वो भी हिस्ट्री में भी इसका यूज कर सकते हैं, और जीएस में सामान्यता लिखना है, बहुत विशेष नहीं लिखना है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि प्राचीन मानव अवशेषों के अब तक के अध्ययन से पता चला है कि भारत के अधिकांश लोग आज की विशाल सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज हैं। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जो खोज हुई है इसके बारे में लिखेंगे भूमिका में, फिर मध्य भाग में आपको बताना है, विश्लेषण करना है उस समय की तुलनात्मक आज की, कि आज भी हम लोग मीट मांस का प्रयोग कर रहे हैं इसकी, और सबसे लास्ट में निष्कर्षता, या हम कह सकते हैं कि हम उनके वंशज ही हैं। तो इस तरह से इसका विश्लेषण करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है पेज नंबर 6 पे, एडिटोरियल पेज पे आया है 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड बिलियन ड्रीम। दोस्तों 2000, अब देखिए ये पूरी तरह से यानी कह सकते हैं कि द सिंगल ग्रेटेस्ट थ्री दैट ब्लॉक्स द प्रॉमिस ऑफ इंडिया एट ए फंक्शनल लेवल इज मेल न्यूट्रिशन। यानी ये सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण यहां पर अभी इस जो आर्टिकल है ये कहने का प्रयास कर रहा है कि कुपोषण, यानी कि भारत इतनी बड़ी व्यवस्था, राष्ट्रीय पोषण मिशन 1000 दिन हो गए, लेकिन यह कुपोषण जैसी व्यवस्था अभी भी कायम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हैवी बर्डन, पोस्ट कोविड चैलेंजेस, यानी अब इसके बाद क्या हो रहा है, कोविड-19 के बाद अब क्या है, चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। फाइनेंशियल कमिटमेंट, जो कि वित्तीय प्रतिबद्धताएं हैं,
इन सब को यहाँ पर बात की जाए तो कैसे सरकार इन सब चीजों को कर रही है। अब देखिए ना, 2017 में भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की 1.04 मिलियन मौतों में से एक यानी 68% क्या है, इसका कारण कुपोषण है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें इस न्यूज से इतर कुपोषण के बारे में जानेंगे। कुपोषण क्या होता है, इसका क्या कारण है, इसका क्या निवारण हो सकता है, इन सब की चर्चा करेंगे। और साथ साथ पोषण अभियान जो सरकार की ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, राष्ट्रीय पोषण अभियान के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और भारत सरकार ने 2022 तक मेल न्यूट्रिशन खत्म करने का, कुपोषण खत्म करने का बीड़ा उठाया है। तो क्या कारगर, अगर हम लोग बात करें तो यह सीधा यानी यह जो अभियान चल रहा है क्या सही मार्ग पर है? तो इन सब कई मतलब बिंदुओं पर, कई एंगल पर आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो इस कोविड-19 नामक महामारी ने कहीं ना कहीं इस अभियान पर बट्टा लगाया है। इस अभियान पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह अभियान कमजोर पड़ा है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि लॉकडाउन और भी बहुत सारी समस्याएं। तो इसमें एक एक करके, जैसे अब कोविड के बाद की चुनौतियां क्या हो सकती हैं, तो अब इसके बाद की चुनौतियों की अगर बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले इस आर्टिकल की जो मेन बातें हैं, जैसे कोविड-19 के बाद की चुनौतियां, कुपोषण और आर्थिक स्थिति, और फिर पोषण अभियान को जो ये योजना है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम पॉइंट बताएंगे। तो पहले कोविड-19 के जो बाद की चुनौतियां क्या होंगी, यानी आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोषण अभियान कार्यक्रम, तो अब यहीं पर पोषण अभियान कार्यक्रम क्या है यह भी आपके लिए जानना आवश्यक है कि यह अभियान कब चलाया गया। पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए जीवन चक्र अप्रोच अपनाकर चरणबद्ध तरीके से पोषण अभियान को चलाया जा रहा है। यानी भारत सरकार द्वारा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ये ध्यान रखेंगे बिंदु, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से दूर करने के लिए आगामी 3 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। यानी इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों में जैसे ठिगनेपन से उनकी देखते हैं ना लंबाई कम हो जाती है, एवं कुल 6% यानी प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना है, यानी 6% बच्चे छोटे रह जाते हैं। दूसरा क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अल्प पोषण से बचाओ, इसमें कुल 6% है, तो यानी प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना है। इसी तरह से 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कुल 9%, इसे प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना है। इसी तरह से 15 से 49 वर्ष की किशोरियों में जो गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिक हो जाती हैं, कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, के प्रसार में कुल 9%, जबकि प्रति वर्ष इसको 3% की दर से घटाना है। कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6% है, तो इसे 2% के दर से भी कम लाना है। तो इस तरह से यूनिसेफ के प्रतिनिधि ने भी कहा कि सरकार के पोषण अभियान की प्रशंसा की और इस अभियान के द्वारा कुपोषण की शिकार तथा एनीमिया से पीड़ित महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। और इसमें जैसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मिजोरम राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वहां पर कुल आवंटित धन का लगभग 66% हिस्सा प्रयोग किया जाता है। तो अभियान के तहत मिजोरम को 3 वर्षों में 1979.03 लाख रुपए दिए गए, जिसमें से उसने कुल 1310 रुपए प्रयोग किए। और इसमें सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी का जा रहा है तो वो पंजाब प्रांत का जा रहा है दोस्तों। तो यह इस तरह से पोषण अभियान, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू किया गया। इवन इसको अभी कुछ पिछले सितंबर माह में फिर से इस पर जो यहाँ पर जैसे पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कुपोषण है, इसमें पीड़ित बच्चों की पहचान कैसे करें, तो इसके लिए आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी जैसे स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के विशेषज्ञों को अच्छे पोषण, पूरक आहार इत्यादि के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चुना जाएगा। तो अब आयुष मंत्रालय भी इसमें जुड़ जाएगा। तो इस मंत्रालय आहार थीम जो सीधे पोषण विषय से संबंधित है,
इसमें कौन से बच्चे को कितना पोषण की आवश्यकता है, इन सब की निगरानी इस चिकित्सीय माध्यम से भी की जाएगी। और इसके हेतु सामुदायिक सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए यानी पोषण पंचायतों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सभी सदस्य एवं आम लोग, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, इन सब का सहयोग रहेगा। तो आशा करता हूं कि यह मिशन समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इस आर्टिकल के संबंध में, कोविड के बाद चुनौतियां कुपोषण की ओर बढ़ जाएंगी, वह कैसे बढ़ेंगी, आइए एक एक करके। अब पोषण अभियान के तहत जैसे चुनौतियों की बात की जाए तो कोविड-19 से लाखों लोगों को कह सकते हैं कि अब फिर से गरीबी में धकेल दिया है। आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से रोजगार की समस्या, बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए, लोग वापस गांव चले गए, गांव में भी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, लोग जहां पर 1 केजी अगर मान लीजिए कि सब्जी खरीद रहे थे तो अब हाफ केजी ही लेने लगे हैं। अब हाफ केजी लेंगे तो जाहिर सी बात है उसका वितरण परिवार में थोड़ा थोड़ा कम होगा। तब ऐसे में क्या होगा, पोषण की कमी होगी। तो ये सब समस्याएं अब आगे और बढ़ने वाली हैं। कारण क्या है कि अधिक आय, अब जैसे कि अब आय कम हो जा रही है ना, इसकी वजह से गरीबी और बढ़ती जा रही है। आर्थिक रूप से वंचितों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो कि कुपोषण और खाद्य असुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और दूसरा, इस महामारी के दौरान जब लॉकडाउन किया गया, ये सबसे बड़ा जो है, चूंकि सरकार ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से, जैसे पोषण के ही माध्यम से लोगों तक, जैसे मिड डे मील योजना, यह सब चीजें, पूरक आहार, आंगनवाड़ी केंद्रों के तहत पूरक आहार दिया जाता था, टीकाकरण, सूक्ष्म पोषक तत्व पूरकता, जो कि अब ये सब नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में क्या है, कुपोषण और बढ़ेगा। जब लॉकडाउन 5 महीने तक चला तो ऐसे में उस समय के बच्चे कुपोषित, अभी जो जन्म ले रहे हैं बच्चों में, इसमें भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए। तो इस तरह से इस चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि में अब इसमें सहायक कौन होंगे, शिक्षाविद, नागरिक समाज, विकास भी साझेदार होगा, सामुदायिक, अधिवक्ता और निजी क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर इस 6 कार्रवाई की सरकार ने समर्थन के लिए प्रतिबद्धता से कार्रवाई के हिस्से के रूप में आएंगे, तभी इस समस्या से बचा जा सकता है। भारत ने पोषण में जो प्रगति की है उस पर निर्माण इस स्पष्ट कार्रवाई बिंदुओं से निरंतर नेतृत्व, बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण और पोषण बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के तहत कमजोर आबादी के निर्बाध कवरेज में वृद्धि शामिल है। तो दोस्तों, पोषण अभियान एक तेजी से गैल्वनाइजिंग कार्रवाई में सफल रहा है। ऐसा नहीं, मैंने बताया जैसे पंजाब और मिजोरम का उदाहरण दिया, तो पंजाब में हालांकि वहां पर उतनी समस्या नहीं है, तो इसका नेतृत्व तो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे और इसके सकारात्मक रिजल्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस कोरोना नामक इस महामारी की वजह से यह एक तरह से देखा जाए तो थम सा गया। तो खाद्य और पोषण सुरक्षा का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट, ग्रामीण स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत। तो पोषण अभियान के सफल होने के लिए यह पहले से ही अनिवार्य था, लेकिन इसके बीच यह जो सबसे बड़ा रोड़ा आ गया, यह कोविड-19 दोस्तों। तो कोविड-19 यौगिकों के रूप में पहले से ही जटिल चुनौती बन गया है और कह सकते हैं कि यह इस पूरी, जैसे आज देखिए किसी भी समस्या में, चाहे बाहर जाने की, तो हर बात पे कोविड की बात आ जाती है। अब लोग बहाने भी बनाने लगे, क्या करें कोविड की वजह से आपके यहां नहीं आ पाते हैं। तो भारत में पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि कुपोषित व्यवस्था, यानी यह था ही, यानी सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे यहां पर थे। अब ऐसे में इस समस्या के आने के बाद यह और समस्याएं हो जाएंगी। जबकि भारत सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं पोषण माह के साथ साथ स्तनपान के सप्ताह के 52 सप्ताह, 365 दिनों के घर घर राशन के साथ हर बच्चे और मां को कवरेज सुनिश्चित करना होगा। अब ऐसे में हालांकि भारत सरकार ढेर सारी योजनाएं चला रही हैं, और योजनाएं जैसे एकीकृत बाल विकास योजना है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। तो इन सब को अब भारत को इसमें क्या है कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। पहले जैसे 3 महीने का राशन दे रही थी, 2 महीने का, अब इसमें कम से कम 12 महीने तक सरकार को, इवन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य, शहरों, यानी इसमें ब्यूरोक्रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं लगभग सभी की सहभागिता होगी, तभी इस कुपोषण नामक इस चुनौती से हम लोग निपट सकते हैं। नहीं तो आगे बहुत समस्याएं आने वाली हैं और ज्यादा बढ़ने की। तो ऐसे में वित्तीय प्रतिबद्धताएं, यानी देश को पहले से ही
यानी आर्थिक स्थिति यानी पोषण योजनाओं के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने की जरूरत है। कमजोर समुदायों यानी जो लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको चिन्हित किया जाए। महिलाओं और बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों, जो प्रवासियों, आदिवासी क्षेत्रों में, कुपोषित जिलों में पोषण सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए सरकार को अतिरिक्त धनराशि मुहैया करानी होगी। तो इन सब बातों को सरकार को लेकर चलना होगा। महामारी फैलने आने वाली जो चुनौतियों ने कुपोषण के अन्य सिद्ध अंतर्निहित चालकों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। जैसे उदाहरण के लिए बात की जाए तो आर्थिक असुरक्षा, अक्सर लड़कियों की शादी जल्दी करने का, तो जल्दी मातृत्व के लिए मजबूर करना, यह भी कुपोषण का कारण है। तो इसमें अभी मैं कारण बताऊंगा। अभी मैं कोविड-19 की चुनौतियां और आर्थिक स्थिति, इन दोनों का सामूहिक रूप से चर्चा कर रहा हूं। तो वास्तव में कोविड-19 के कारण पोषण संकट की गहराई और मतलब कह सकते हैं कि इसकी समस्या को समझ सकता है। देश का डेटा सिस्टम के लिए पोषण सूचकांकों को ट्रैक करना होगा। डेटा के माध्यम से उत्पन्न साक्ष्य भी पोषण अभियान के सकारात्मक प्रभाव को देखने होंगे। साथ साथ लाभांश प्राप्ति के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के लिए, और एक जो बात की जा रही है कि इसमें कहां पर कितने लोगों में कुपोषण की व्यवस्थाएं, इन सब को चिन्हित करना होगा। इससे चिन्हित करना होगा, इसके लिए भी ऐप बनाना होगा। जैसा कि पहले में हमने बताया, अब तो वाईफाई स्टार्ट ही हो गया है। तो इन सब बातों का इसमें व्यवस्था है। तो दोस्तों अब यहीं पर थोड़ा सा कुपोषण जान लीजिए। ये तो थी एडिटोरियल। अब बात करते हैं कुपोषण क्या है, इसके क्या कारण है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण। इसको भी थोड़ा सा इसमें हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोगों को पहले भी क्लासेस में बताया जा चुका है, फिर भी थोड़ा सा यहां पर देखना है कि कुपोषण में जैसे क्या होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 462 कुपोषण का शिकार हैं और 159 मिलियन बच्चे इसमें से प्रभावित हैं। 118 देशों में 140 मिलियन स्कूलों के बच्चों और 7 मिलियन गर्भवती महिलाओं कुपोषण का शिकार बन रही हैं। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक शरीर को ऊर्जा, मतलब कहते हैं शरीर को मिलने वाला पोषण है। क्योंकि शरीर को अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो संतुलित आहार में जो आवश्यक तत्व हैं होते हैं, जैसे क्या क्या है इसमें, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, विटामिन है, फाइबर है, जल है, ये सब आवश्यकताएं हैं। अगर इन सब चीज की कमी होती है तो बच्चा कुपोषित होगा, महिला कुपोषित होगी। कम उम्र में शादी कर देना कुपोषित, रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है, वहां पर एनीमिक हो जाती हैं महिलाएं। तो इस तरह से कम या मात्रा में ज्यादा तत्व लेने से भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कुपोषण दो कारणों से हो सकता है, पोषक तत्वों में कमी या अधिकता से, यानी अल्प या अति, ये दोनों भी ध्यान रखना है। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुपोषण के कारण अगर बात किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो आप कहोगे कि सामाजिक कारण में क्या है, तो कुपोषण का कारण जो सिर्फ कुपोषण मतलब पोषण की अधिकता या कमी ही नहीं है, बल्कि सामाजिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, यह बहुत है। अब जैसे मान लीजिए कि शादी कम उम्र में कर दी गई, फिर उस लड़की को तुरंत जो है मां बनने के लिए भी दबाव डाला जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, जच्चा और बच्चा दोनों की स्थिति कमजोर हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि, जिसमें समाज के एक हिस्से का सभी को पोषण मिलने लगता है और दूसरा पक्ष कुपोषण का शिकार होने लगता है। तो इस तरह से युद्ध के समय में भी कुपोषण समाज की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में मुख्य समस्या बन चुकी है। अब जैसे इस समय कोरोना कह सकते हैं, तो ये समस्या बनी है कि नहीं, इसकी वजह से कुपोषण बढ़ेगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब इसमें क्या है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भूखमरी बढ़ेगी, इसमें बेगारी, चूंकि रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, तो इससे जो है पैसा नहीं होगा। तो अब इसमें सरकार को यहां पर ध्यान देना होगा। तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास भी इससे रुक जाता है कुपोषण में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आर्थिक में जैसे कुपोषण का कारण आर्थिक रूप से कमजोर होना भी है। मैंने बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर क्यों होगा, कोरोना नामक महामारी की वजह से, रोजगार की समस्या जिसकी वजह से, और वैसे भी पहले भी रोजगार देखा ही था आप लोगों ने, उसमें डेटा में हम पिछड़े उसमें आते ही थे। अब इसके प्रकार की बात की जाए तो कुपोषण के प्रकारों में हम बात करते हैं, तो जैसे कि एक्यूट मेल न्यूट्रिशन यानी तीव्र कुपोषण, जब वजन बहुत ज्यादा कमी हो जाती है,
तो इसमें जैसे मेरेस्मस रोग हो जाता है, क्वाशरकोर हो जाता है, हाँ, यह रखना है। और क्रॉनिक कुपोषण क्या होता है? तो ये बीमारियों में उन लोगों में पाई जाती है जो लंबे समय तक कुपोषण से पीड़ित होते हैं। इसके परिणाम भी काफी लंबे समय तक परिलक्षित होते हैं। यदि गर्भवती महिला को पूरा पोषण नहीं मिलता तो यह होने वाले बच्चे में जन्म के पहले ही शुरू हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि बच्चा का जन्म के समय ही कमजोर हो जाता है और नवजात को मां का दूध न मिले तब भी वो कुपोषण की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से भी कुपोषण होता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, फोलेट, आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, जिंक, कैल्शियम। जबकि हालांकि सरकार आयरन, जिंक ये सब का मुहैया कराती है, दवाएं देती है सरकार। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, दिमाग का विकास नहीं हो पाता है, हृदय की गति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है और मानसिक विकृति की संभावना बढ़ जाती है। सेलेनियम से कमी से हृदय और परिसंचरण तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे ऑस्टियो आर्थराइटिस होने की, महिलाओं में देखते होंगे अक्सर जो है हड्डियों की समस्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, चूरा बन के गिरने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां पकड़ लेती हैं। विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम हो जाता है, जिसे RBC कहते हैं। तंत्रिकाएं भी विकृत होने लगती हैं। विटामिन A की कमी से दृष्टि कमजोर होने लगती है। तो इस तरह से, और विटामिन D में क्या होगा, रिकेटस, हड्डी संबंधी समस्याएं हो जाती हैं और विटामिन B9 में कमी होने पर एनीमिक हो जाती हैं। यह काफी महत्वपूर्ण। अब इसी संबंधित एक प्रश्न है कि एकमात्र सबसे बड़ा खतरा जो भारत के वादे को एक बुनियादी स्तर पर धाराशायी करता है वह है कुपोषण। तब इस पर दोस्तों बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। इसके भी वही प्रथम भाग में पहले भूमिका। इस प्रश्न को लिखते समय सबसे पहले भूमिका में आप क्या डालेंगे? जैसे इसमें जो लिखा गया है कि वर्तमान समस्या और विकराल रूप ले रही है, ये आंकड़ा भी जो मैंने पहले पॉइंट पहली लाइन में डाला है वो भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मध्य भाग में इसके पूरा पोषण अभियान को थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा कुपोषण के बारे में बताना है। फिर कुपोषण, अब ये जो है कुपोषण के कारण को बल्कि कोविड से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वित्तीय व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को भी आपको यहाँ पर बताना है। फिर लास्ट में आप कह सकते हैं, यह जो है निष्कर्ष में, इसमें यही आपको लिखना होगा कि निष्कर्ष में कि यह जो अभी मतलब यह समस्या आई है, हालांकि सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यह जो कह सकते हैं जो सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए, इस कुपोषण नामक महामारी, यानी इसके थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं लिखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, और सरकार के कार्यों को भी इसमें आपको डालना है। समझ में आई बात? तो इस तरह से निष्कर्ष लिखेंगे तो काफी आसान और काफी अच्छा उत्तर और काफी अच्छा अंकदायी उत्तर बन जाएगा आपका। अब आते हैं दोस्तों प्रीलिम प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों अभी तक हम लोग मुख्य परीक्षा हेतु चर्चा किए थे, विश्लेषणात्मक चर्चा किए थे। अब बात करेंगे हम लोग प्रीलिम यानी लैंडफिल से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम निम्नलिखित में से कौन से हैं। दोस्तों देखिए, पहले हम प्रश्न चर्चा कर रहे हैं, साथ में इसी को एलाबरेट कर देंगे खबरों के माध्यम से कि कौन सी खबर इससे संबंधित आई है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि लैंडफिल से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो पहला है भूजल तालिका में विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों का पहुंचना। अंडरग्राउंड वाटर में इस तरह का कीटनाशकों का और ये जो गंदी वस्तुएं जो पड़ी हुई हैं वो जमीन के अंदर जा रही हैं, तो प्रदूषक मतलब जमीन के अंदर मिट्टी में प्रदूषक तत्व तो बढ़ रहे हैं कि नहीं। फिर इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जाहिर सी बात है, अब देखते नहीं है कि दिल्ली के इर्द गिर्द कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जो लोग मुखर्जी नगर में रह रहे होंगे आप देखते होंगे कि बगल में उसको पूरा जो है पहाड़ टाइप का, पूरा संत नगर क्षेत्र में देखेंगे पहाड़ टाइप का डेवलप होगा, उसमें आग जल रही है। इसी तरह से भलसवा डेयरी के पास देखेंगे, गाजियाबाद में देखेंगे, गाजीपुर क्षेत्र है जो, वहां पर आग जलती रहती है और कितना विषाक्त वातावरण रहता है। तो ऐसे में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी होगा। रोग फैलाने वाले वेक्टर में वृद्धि, जो कारक है रोग फैलाने वाले। अब इस तरह का आप देख रहे हैं कोरोना नामक महामारी में दिन भर हाथ धुलने की बात की जा रही है और इस तरह की गंदगी में तो इस तरह के रोग तो और जनन होगा, तो ये भी कथन सत्य है। और आग का लगना जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है, आप देख रहे हैं कि दिल्ली का वायु प्रदूषण की समस्या कितनी बड़ी समस्या है कि वहां सांस लेने, आज लोग ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन शुद्ध करने के लिए घरों में लोग अब लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये चारों कथन सत्य है और इसी से संबंधित खबर है म्युनिसिपल बॉडीज रैप्ड फॉर लैंडफिल फायर्स। दोस्तों यह खबर आई हुई है
और लैंडफिल फायर से संबंधित, तो इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किसको, नगर निकायों को दोषी ठहराया गया है। चूंकि लैंडफिल की आग के लिए नगर निकायों को दोषी ठहराया जा रहा है, जो जल रही है इससे प्रदूषित गुड़गांव क्षेत्र में, देखिए गुरुग्राम क्षेत्र में। तो इस तरह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। गुरुग्राम की खराब श्रेणी, तो राष्ट्रीय जो एनसीआर रीजन है, पूरी स्थिति एकदम कह सकते हैं कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 358 पहुंच गया है दोस्तों। तो 24 घंटों का औसत है, कैसे लोग रहेगा। तो इस तरह यह समस्या, और सरकारें एक दूसरे के ऊपर थोपती रहती हैं। चूंकि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो है आम आदमी पार्टी केंद्र पर डालती रहती है इस तरह से, लेकिन इस पर कोई ना कोई कारण, मतलब कोई ना कोई, हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी तरह से इस पर निगरानी रख रहा है, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। नेक्स्ट है प्रीलिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव पारिस्थितिक तंत्र में खतरे वाले शाकाहारी जीवों पर पोषण संबंधी तनाव उत्पन्न कर सकता है। पहला है कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए वनस्पति की सफाई। एकदम सही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम लोग कृषि क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, आज पंजाब हरियाणा की स्थिति आप देख रहे हैं कि सबसे कम जंगल, सबसे कम फॉरेस्ट बचे हैं। यही कारण है कि वहां पर आप नेशनल पार्क आप नहीं सुनेंगे, बड़े नेशनल पार्क है ही नहीं दोस्तों। कारण क्या हुआ कि लोग विकास की अंधी दौड़ में इतनी तेजी से बढ़े कि कृषि क्षेत्र को बढ़ाते चले गए, जंगलों को काटते चले गए। तो ये क्या है, निश्चित रूप से पारिस्थितिक तंत्र में इम्बैलेंस हो जाएगा कि नहीं। और दूसरा है मवेशियों द्वारा पोषण घास की अधिक चराई, ये भी सबसे कह सकते हैं कारण। इससे अब देखिए ना, एक ही जगह पर यानी उस क्षेत्र का इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा कि नहीं। और तीसरा है बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा वनस्पति का विनाश। चूंकि अब देखिए पेड़ और जंगल कटते जा रहे हैं, अब ऐसे में मृदा अपरदन की समस्या बढ़ जाएगी। तो ये भी एकदम तीनों कारण बनते हैं जो वन्य जीव पारिस्थितिक तंत्र में खतरे वाले शाकाहारी जीवों पर पोषण संबंधी तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तीनों कथन सत्य है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसी का, अब देखिए यहां पर बात क्यों की गई, चूंकि टू मेनी कैटल रॉबिंग राइनोज ऑन न्यूट्रिशन इन मिनी काजीरंगा। अब देखिए सबसे पहली चीज तो काजीरंगा और मिनी काजीरंगा, तो यहां पर इसलिए मैंने मानचित्र में दे दिया है, और यहीं पर आप यहीं पर मानचित्र कर लीजिएगा मैपिंग। मानस नेशनल पार्क है हाथियों के लिए, ओरांग नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, इसी को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये चर्चा में क्यों आ गया, चूंकि अभी जो असम के पबितोरा में 2 गैंडों की मौत इस संकट का को कह सकते हैं इशारा कर रही है। तो इसी से संबंधित ये खबर है। 10,000 यानी कह सकते हैं कि जो पशु चिकित्सकों ने कहा है कि इन 2 गैंडों की जो मौत की पुष्टि की गई है, इसमें जो है जैसे कूड़े करकट, जंगलों में जंक फूड के कारण पोषक तत्वों की अधिकता, यानी कारण क्या है कि हम जंगलों में घूमने भी जाते हैं तो वहां पर फेंक देते हैं और इस तरह से जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो ये समस्याएं हो रही हैं। तो अभ्यारण्य के मैदानों पर कह सकते हैं कि कागजों पर 38.81 वर्ग किलोमीटर मापते हैं, लेकिन एक अनुमानित बात की जाए तो 102 गैंडों के लिए केवल मात्र 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बचा है। तो अब ऐसे में क्या होगा, शिकारी लोग भी आएंगे, का जो है मार दिया जाता है, जंगली भैंसों यानी जो भी वहां पर जीव जंतु हैं पूरी तरह से वह अव्यवस्थित हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय बाइसन, हाँ याद रखेंगे, भारतीय बाइसन या गौर दक्षिण एशिया और अफ्रीका का मूल निवासी है। क्या यह कथन सत्य है दोस्तों? तो ये भारतीय भैंसा जो है यह अफ्रीका का मूल निवासी नहीं है, तो ये कथन असत्य है। इसे IUCN रेड लिस्ट में संकटापन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों यह दूसरा कथन सत्य है। आइए थोड़ा सा इसके खबर में इसमें चलते हैं। तो दिया हुआ है ना, बाइसन स्टेज इनटू रेसिडेंशियल एरिया इन पुणे डाइज आफ्टर रेस्क्यू। तो दोस्तों यह घटना हुई है महाराष्ट्र के। तो गोवंशी पशु गौर भटक कर रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया और उसको बचाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि 1986 से अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसे संवेदनशील कह सकते हैं, हाँ, संकटापन या संवेदनशील मानी जाने वाली रेड लिस्ट में यह शामिल है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारतीय गौर इंडियन जो बाइसन है
यह नीलगिरी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी हमारे भारत में, और खासकर मूल रूप से यह दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला गोजातीय पशु है। तो यानी इसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। सबसे बड़ी विलुप्त बोवाइनों में से यह एक है, क्योंकि 1986 में इसको वनरेबल, असुरक्षित या संकटापन्न में सूचीबद्ध किया गया है। और भारत में 1990 के दशक के मध्य करीब 12,000 से 22,000 इनकी संख्या थी। और ये दक्षिण भारत में जैसे वेस्टर्न घाट क्षेत्र, नीलगिरी महाराष्ट्र में पाया गया, तो नीलगिरी, वायनाड, नागरहोल, मुदुमुलाई, बांदीपुर, इन सब में गौर का निवास स्थल है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीलिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। क्या यह कथन सत्य है? तो दोस्तों यह असत्य है, क्योंकि वह 102वां संविधान है। 2017 में, याद रखना, 123वें संविधान संशोधन के तहत जब पारित हो गया तो ये 102वां संविधान संशोधन बना। ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर अनुच्छेद 338 भी पिछड़े वर्ग के लिए नए स्थापित राष्ट्रीय आयोग से संबंधित, एकदम सही है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 342 से राष्ट्रपति को एक राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, यह भी सही है। अनुच्छेद 342 ए यह भी कहता है कि आरक्षण लाभ के अनुदान के लिए सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय सूची में एक समुदाय को शामिल करना संसद का कार्य है। ये सारे निर्णय संसद ही तो लेगी। तो यह कथन भी सही है। तो पहला छोड़ करके 2, 3, 4 सही है दोस्तों। अब देखिए इससे संबंधित खबर, तो यह जो खबर दी गई है, ध्यान रखिएगा, ये भी आरक्षण से ही संबंधित है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका इनपुट मांगा है। यानी मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल तो यह पूछता है कि क्या कोई राज्य विधायिका आरक्षण लाभ के लिए किसी समूह को पिछड़े के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाली यह संविधान पीठ ने मराठा कोटा कानून की जांच करते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बुधवार को यह फैसला किया कि शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने के लिए एक राज्य विधायिका एक विशेष समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है या नहीं। तो इसमें न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली खंडपीठ इस बात की जांच करेगी क्या महाराष्ट्र विधायिका ने मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 का उल्लंघन किया है। तो इस तरह से विवादास्पद अधिनियम जैसे यह कह सकते हैं, तो इसमें आर्टिकल 342A, 338B, 342A यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए गए हैं। तो इसके तहत संविधान संशोधन अधिनियम के संविधान में अनुच्छेद 338B, 342A की शुरुआत, यानी अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए नए स्थापित राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को एक राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। और यह कहता है कि संसद के लिए आरक्षण लाभ के अनुदान के लिए सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय सूची में एक समुदाय को शामिल करना है। तो इस तरह से यह इस पर डाल दिया गया है। बेंच ने 25 जनवरी 2021 तक सुनवाई तय की है। और महाराष्ट्र के जो वकील हैं, वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि आरक्षण पर 50% प्रतिबंध नहीं डाला जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से अपील चल रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रीलिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनआईए दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मुंबई हमले के बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके पास विदेशी आधारित आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की शक्तियां प्राप्त है। एकदम सत्य कथन है दोस्तों, क्योंकि यह जो यूएपीए अधिनियम 2019 में 1967 में संशोधन करके 2019 जो लाया गया, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो ऐसे में एनआईए के पास बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। तो ये कथन एकदम सत्य है दोस्तों। अब क्या है, पहले आतंकवादी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता था, समूह को, लेकिन अब व्यक्ति को किया जाने लगा। क्योंकि पहले क्या होता था, किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया तो वो छोड़ करके दूसरा बना लेता था। तो ऐसे में अब व्यक्ति को किया जाएगा तो उसके ऊपर पूरी तरह से नकेल कसा जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 67 के तहत सरकार भारत में विदेशी आधारित आतंकवादियों के स्वामित्व वाले संपत्तियों और संपत्तियों की कुर्की का आदेश दे सकती है। एकदम सही कथन है जो अभी इसमें संशोधन किया गया है।
नेक्स्ट अब देखिए इसी में अब इससे संबंधित यानी एनआईए चार्जशीट खालिस्तानी एक्टिविस्ट। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा खालिस्तानी एक्टिविस्ट पर एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 16 खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ आतंक निरोधी कानून यूएपीए के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। इनके खिलाफ भड़काऊ गतिविधियों में शामिल होने, देश में क्षेत्र व धर्म के आधार पर आपसी बैर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। इसमें 7 आरोपी फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं, जबकि 3 आरोपी कनाडा और 6 आरोपी ब्रिटेन में रह रहे हैं। तो इस तरह से एनआईए के मुताबिक इन सभी के खिलाफ खालिस्तान निर्माण के लिए जनमत संग्रह 2020 के बैनर तले ठोस अलगाववादी अभियान चलाने की संगठित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है दोस्तों। और आरोप पत्र में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अलावा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी इन्हें बनाया गया है। तो दोस्तों यूएपीए इसके बारे में हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। एनआईए इनको दोनों को एक बार देख लीजिएगा, तो इसी के तहत इन पर यह खबर संबंधित है। अब आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, बोधिसत्व पदम पाणी की पेंटिंग सबसे समृद्ध और अक्सर चित्रित चित्रों में से एक है, वह कौन सी? अजंता होगा, देख ध्यान रखना, बादामी बाग या एलोरा। तो यह अजंता में जो पाया जाता है पेंटिंग, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बोधिसत्व यानी एशिया के बौद्ध राष्ट्रों के नीचे अति सम्मानित कुछ बोधिसत्व हैं, यानी बौद्ध राष्ट्रों में 4 बोधिसत्व सितारे की तरह चमकते हैं, उसमें से एक बोधिसत्व पदम पाणी है। यह बुद्ध की करुणा दर्शाती है, इसके हाथ में कमल का फूल है। तो इस तरह से देखिए प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। यदि दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।